जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं एक और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसकी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी 99.9% है कि आपकी एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाए। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। देखिए, सीएपीएफ में आपका ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, सीडीएस में पूछा जा चुका है, बट आपके 2023 में होने वाले कई सारे अदर यूपीएससी के एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इस पर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। वो टॉपिक क्या है, हमने यहाँ पर अभी तक सस्पेंस बना के रखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं उस टॉपिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप गेम चेंजर में इनरोल किया है। आज हमारे इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों बस ये मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हम पर भरोसा किया, अपना जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करके यहाँ पर जो भी बच्चों ने पेड टेलीग्राम ग्रुप हमारे गेम चेंजर को ज्वाइन किया, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा दिल से धन्यवाद। आपके इस भरोसे को मैं हमेशा बना कर रखूंगा। सो थैंक यू गाइज, उन सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद जिन्होंने हम पर भरोसा किया और इस गेम चेंजर में अपने आप को इनरोल कराया। और ये हमारे दो ग्रुप हैं, एक अचीव सीएपीएफ और अचीव सीडीएस। यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हैं। यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन अचीव सीएपीएफ से रिलेटेड हो, अचीव सीडीएस से रिलेटेड हो, ये दो अलग टेलीग्राम ग्रुप हैं जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज़रूर इन टेलीग्राम्स को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। अचीव सीएपीएफ, अचीव सीडीएस हमारे दो टेलीग्राम ग्रुप हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे इस वीडियो का एम उसकी तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। सीडीएस 2023 में आपसे पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सा इंडिकेटर इंक्लूड किया जाता है? ABCD। ठीक है, अभी आंसर पर बात नहीं करते, अभी हम थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता हूँ उस टॉपिक की जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है CGS यानी कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के 2023 के पेपर में। कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग, द एजुकेशन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरामीटर पर्टेनिंग टू स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग या लिटरेसी रेट इन द रीजन। और 3 कोड दिए हैं, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, 2023 यूपीएससी सीजीएस 2023। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। हाल ही में अभी रिसेंट यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी प्रोग्राम इज मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, कुकिंग फ्यूल, एसिड्स, स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन इस साल का आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अभी इस समय इस 2023 में आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कितना हॉट टॉपिक है यूपीएससी की नजर में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सीडीएस में 2023 में। अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे देखा सीडीएस 2023 में, और फिर से सीडीएस में दोबारा एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर पूछा जाता है। यहां कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग, अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ। ये 2 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है कि भाई जो हाउस होल्ड है उसे डिप्राइव्ड कब कहा जाएगा। तो आप दोस्तों क्या देख रहे हैं यहां पर? देखिए अभी हमने 4 क्वेश्चन देखे, सीडीएस 2023, CGS 2023, EPFO 2023 एंड देन फिर से CDS 2023। यानी कि 2023 का सबसे हॉट, मैं कह सकता हूं सबसे यूपीएससी की नज़र में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मुझे जो देखने को मिला है, जो मेरे को एनालिसिस करने पर मिला है, वो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आज की जो वीडियो दोस्तों ये रहने वाली है, हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। हम ये जो क्वेश्चंस हैं जो ये पूछे गए हैं, जिस तरीके से पूछे गए हैं, इन्हें कैसे हम टैकल करें, कहाँ से इन्हें तैयार करें, वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो चलिए अब हम सोर्स पर जाते हैं कि कहाँ से हमें इन सबको तैयार करना है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, ये
यूपीएससी सिविल सर्विस 2012 में शायद क्वेश्चन आया था, यहां पर भी आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यूपीएससी आमतौर पर इस टॉपिक को लेकर काफ़ी ही सेंसिटिव रहती है, वो काफ़ी बार इस टॉपिक को अपने एग्जाम में कई बार पूछती है, और 2023 में तो आपने देखा कि हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसको तैयार करने का एकमात्र एक ऐसा सोर्स है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मैं यहां पर अपनी जो सोर्स है उस पर डिस्कस करूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अच्छा लग रहा है, इस वीडियो को देखते समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक मैंने अभी तक तैयार नहीं कराया था और रे सर की मदद से हमें इस टॉपिक के बारे में जानने को मिला है, तो दोस्तों अगर कहीं पर भी आपको ऐसा हेल्प महसूस होती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें कि क्या आपने अभी तक इस टॉपिक को तैयार किया है या नहीं किया है, ताकि मुझे भी आइडिया मिले कि मेरी जो मेहनत है उससे कितने लोगों को हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ज़रूर लिखा करें, आप कोई भी मैसेज हो सकता है वो। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें कि अभी तक आपने इस टॉपिक को तैयार किया था या नहीं किया था, और अगर नहीं भी किया था तो अब जाकर इसको ज़रूर तैयार करें। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझा दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को कैसे कहाँ से पढ़ना है। दोस्तों, ये है आपका एकमात्र सोर्स जो आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसका कोई और सोर्स नहीं है। अगर आपने कहीं नोट्स बना रखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ये मुझे लगता है कि इसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा गया है वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो दोस्तों ये खुद में 411 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बट हमें वो 411 हमारे लिए किसी काम के नहीं है। इसमें सिर्फ आपके 5 से 6 पेजेस हैं जो काम के हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये वीडियो खत्म होने के बाद उन्हें एक पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे पहले थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे, उन्हें एडिट करना पड़ेगा, एंड देन फिर उन 4 से 5 पेजेस को एक पीडीएफ बनाकर मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ और सीडीएस पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी है यहाँ पर। तो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दोस्तों, ये नीति आयोग निकालता है। और इसमें देखिए, एक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और एक है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब नेशनल की बात आती है तो वो नीति आयोग कंडक्ट करता है, नीति आयोग निकालता है, और जब ग्लोबल की बात आती है तो ग्लोबल लेवल पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंबाइंड फॉर्म में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती हैं, जहाँ एक है OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ये दोनों मिलकर आपका ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि क्लियरिटी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पेज यहाँ पर हमारे पास कुछ काम का नहीं है अभी, ये सब हमारे पास रिलेवेंट चीज़ें हैं, सीधे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर चलते हैं। ये काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ओवरव्यू आपको यहाँ पर समझा रखा है। ओवरव्यू में क्या देखेंगे आपको, पहले बस यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हिस्टोरिकली पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता था इनकम के बेसिस पर। आप जनरली भी आसपास में जब जाते होंगे तो किसी को गरीब सिर्फ इस बेसिस पर जज करते होंगे कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास दिखने में वो कितना गरीब लग रहा है, बट ऐसा ग्लोबली या फिर नेशनल लेवल पर इंडिया में नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हिस्टोरिकली पॉवर्टी एस्टिमेशन हैज़ predominantly relied in income as the sole indicator. However, the global multi-dimensional poverty index based on the Alkire-Foster methodology। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए होती है ये मेथोडोलॉजी। अभी तक इस पर कुछ पूछा नहीं है, बट चांसेस हैं, क्योंकि इसी मेथोडोलॉजी पर हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और नेशनल MPI दोनों बेस्ड हैं। ठीक है, अभी मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को MPI में बोलूँगा, तो ध्यान रखिएगा जब भी मैं MPI बोल रहा हूँ तो क्या उसका मतलब है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाईलाइट कर रखी है, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक तैयार करा दूंगा और आपका 2 नंबर आपके हाथ में होगा। देखिए, द ग्लोबल MPI रिपोर्ट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड UNDP। ये अभी मैंने आपको फ्रंट पेज पर दिखाया, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप अपने नोट्स पे जॉट डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे थोड़ा सा देखते हैं। In this context, Niti Aayog as the nodal agency for MPI has been responsible for constructing an indigenized index for monitoring the performance of state and UT। अब दोस्तों क्या हुआ
कि भाई जब हमने देखा ग्लोबल लेवल पे एक कुछ ऐसा प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसा ग्लोबल एमपीआई बनाया जा रहा है, तो नीति आयोग जो कि एक थिंक टैंक है, उसने ये सोचा कि यार ये काम तो हमें अपनी इंडिया में भी करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो नीति आयोग ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी एस्टैब्लिश की। अब उस कमेटी ने कुछ समय बाद एक सजेशन दिया कि बिल्कुल हमें भी ऐसा ही एक इंडिकेटर बनाना चाहिए, और फिर नीति आयोग निकाल के लाता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एनपीआई, ठीक है, नेशनल एनएमपीआई, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यहां पर आप देखेंगे जो कमेटी है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हेल्ड विद इन द एमपीआईसीसी, ये जो कमेटी बनी थी उस समय, तो उन्होंने काफी डिस्कशन किया और एक नतीजे पर पहुंचे। The dual cutoff approach of the AF methodology, the one used in the global MPI report, was considered suitable for the national MPI. तो भाई जब हमने अपनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया तो हमने ये सबसे चीज़ ध्यान रखी कि भाई जो ग्लोबल MPI है वो एकदम सही है, हमें भी कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हमारे नेशनल लेवल पर करना चाहिए। तो नीति आयोग भी फिर जो नेशनल MPI है उसे रिलीज करने लगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। The national MPI model retains the 10 indicator of the global MPI model, staying closely aligned to the global methodology. It also add 2 indicators which maternal health and bank account in line with national priorities. अब दोस्तों यहाँ पर क्या बात हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सिंपल शब्दों में समझो कि सबसे पहले ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, ठीक है, ग्लोबली। उसे देखते हुए इंडिया में नीति आयोग ये सोचता है कि यही इंडिकेटर, ऐसा ही कुछ ऐसा इंडेक्स है, वो हमें इंडिया में भी रिलीज करना चाहिए। तो फिर नीति आयोग लेकर आता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्लोबल एमपीआई की, तो ग्लोबल एमपीआई में आपको 10 इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, 10 इंडिकेटर। बट वहीं जब हम हमारे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वहां आपको 12 इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्क है, वो आपको यही समझ लेना है। और वो देखिए यहां पर क्या है, द नेशनल एमपीआई मॉडल रिटेन्स द 10 इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल एमपीआई मॉडल। हमने वो जो ग्लोबल मॉडल में 10 इंडिकेटर थे उन्हें तो एक्सेप्ट किया, पर साथ ही साथ इट ऑल्सो एड 2 इंडिकेटर, एक मैटरनल हेल्थ और दूसरा बैंक अकाउंट। हमारी नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हमने इन 2 को भी ऐड किया है। तो ये बहुत ज़रूरी एक क्वेश्चन बन जाता है। मुझे चांसेस हैं कि ऐसा स्टेटमेंट शायद आपके फ्यूचर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना कि ये ग्लोबल एमपीआई और हमारे नेशनल एमपीआई में एक ये डिफरेंस देखने को मिलता है। हमारे जो 2 इंडिकेटर हैं वो नए हैं यहाँ पर, और यूपीएससी का फोकस थोड़ा सा इंडिकेटर्स पे ज़्यादा रहता है। अभी पीछे क्वेश्चंस में देखा भी हमने, और मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लाइक द ग्लोबल एमपीआई, India's national MPI has 3 equally weighted dimensions: health, education and standard of living, और which are represented by 12 indicator। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपको कोई क्लियरिटी चीज़ों में नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगी, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चार्ट, जो इस पूरी वीडियो का सबसे सोल पॉइंट है। इसी जगह आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्या है वो? देखिए दोस्तों, चाहे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, चाहे हमारा नेशनल एमपीआई हो, ये जो सभी पूरा जो चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। देखिए ये आपका जो पूरा चार्ट है, ये जो इंडिकेटर एंड देयर वेट्स हैं, चाहे ग्लोबल एमपीआई पूछा हो चाहे नेशनल एमपीआई पूछा हो, दोनों में ये सेम होने वाला है। बस डिफरेंस कहाँ है? हमने अभी पीछे देखा, हमारे नेशनल एमपीआई में 2 इंडिकेटर एक्स्ट्रा हैं जिन्हें आपको एक्स्ट्रा कलर से हाईलाइट किया हुआ है, बैंक अकाउंट और मैटरनल हेल्थ। तो बस आपको ध्यान रखना है, जब भी ग्लोबल लेवल पर एमपीआई की बात आएगी तो हम इन्हें हटा देंगे यहाँ से, और जब भी नेशनल एमपीआई की बात आएगी तो ये दोनों इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि 3 इंडिकेटर है, पहला हेल्थ, सेकेंड एजुकेशन और थर्ड है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इनके भी सब डिवीजन है। हेल्थ के आपके 2 हैं अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें, और नेशनल लेवल पर 3 हैं, ये ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। और एजुकेशन में आपके 2 हैं, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो नेशनल हो। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपके कुछ ये हैं जिसमें बैंक अकाउंट नेशनल में काउंट किया जाएगा, ग्लोबल में नहीं, ठीक है। चलिए
अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई आपके एमपीआई में कौन कौन से इंडिकेटर इन्वॉल्व हैं या नहीं है। सबसे सिंपल, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहला यही आपसे पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये देखिए, आपसे यहाँ पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर आपकी एमपीआई में इंक्लूड होता है। क्या ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, क्या लिटरेसी रेट होता है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, या पर कैपिटा इनकम होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर ध्यान से आप एजुकेशन वाले सेक्टर में देखें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये दो इंडिकेटर्स हैं जो कि यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे। ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये इंडिकेटर आपका इंक्लूड होता है एमपीआई में, जिसका राइट आंसर हमारा ए हो गया। सीडीएस 1 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएससी सीजीएस 2023 में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एमपीआई कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। सिंपल एक क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। द एजुकेशनल डायमेंशन, जो एजुकेशन डायमेंशन है यहाँ पर, इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीटर पर्टेन्स टू। अब एजुकेशन डायमेंशन में आप यहाँ पर देखिए, जो एजुकेशन डायमेंशन है यहाँ पर सिर्फ दो पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, ये दो हैं, एक ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया कि स्कूल अटेंडेंस, हाँ बिल्कुल है, हम यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल अटेंडेंस है। क्या ईयर ऑफ स्कूलिंग है, हाँ जी बिल्कुल है, ये देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या लिटरेसी रेट इन द रीजन है, नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा। तो दोस्तों अब देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट हुआ था अराउंड फेब मंथ में, और हमारा अगर आप सीडीएस 1 2023 देखेंगे तो ये हुआ था अप्रैल में। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपने इस टॉपिक को अगर तैयार कर लिया होता, ये जो क्वेश्चन है 66 सीजीएस का एग्जाम का, तो आप देखिए ये स्कूल अटेंडेंस और ईयर ऑफ स्कूलिंग पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछा गया है, जिसका आंसर ईयर ऑफ स्कूलिंग है। तो इसीलिए मैं हमेशा दोस्तों कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और इन्हीं पीवाईक्यू से आप आगे के क्वेश्चनों को भी प्रिडिक्ट करेंगे, जैसा कि हम अभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ईपीएफओ का अभी रिसेंट एग्जाम हुआ। अगर आपने पिछले सीजीएस 2023 के या सीडीएस 2023 के इस तरीके के एनालिसिस को ऑलरेडी किया होता तो ऑब्वियस है कि आपका ईपीएफओ में भी ये क्वेश्चन सही होता। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द यूएनडीपी इज मेजर्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट है, क्या न्यूट्रिशन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे सबसे पहला ही सब पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन बिल्कुल है। क्या कुकिंग फूल है, जी बिल्कुल कुकिंग फूल भी है, यहाँ पर आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर कुकिंग फूल। उसके बाद क्या एसिड्स है, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा एसिड्स आपका थर्ड नंबर, ये आपका हो गया। क्या स्कूल अटेंडेंस है, अब स्कूल अटेंडेंस हम देख लेते हैं, ये देखिए ये रहा आपका स्कूल अटेंडेंस। तो देखिए यहाँ पर आपको चारों इंडिकेटर आपके एमपीआई में देखने को मिल रहे होंगे, इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। तो अब मुझे लगता है कि आपको फ्रेंड्स ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो टेबल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैं इसे एक बार फिर से साफ कर देता हूँ। ये जो टेबल हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट है, आपको बस क्या याद रखना है, देखो परेशान मत होइए, बस अपने काम को बहुत सिंपल रखो। आपको बस पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है और कहाँ से जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक बहुत सारे आप में से 90% स्टूडेंट्स को ये आइडिया भी था कि ये कुछ ऐसा यहाँ से भी पूछा जा रहा है आपके करंट अफेयर में। ठीक है, ये बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, एक इंडिकेटर हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इनके सब इंडिकेटर हैं जिसमें पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड एडोलेसेंस एंड मोर्टेलिटी, ठीक है, और थर्ड है आपका मैटरनल हेल्थ। फिर उसके बाद यहाँ पर चौथा है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, फिफ्थ है स्कूल अटेंडेंस, सिक्स्थ कुकिंग फ्यूल, सेवंथ सैनिटेशन, एट्थ ड्रिंकिंग वाटर, नाइन्थ हाउसिंग, 10th इलेक्ट्रिसिटी, 11th एसिड्स और 12th बैंक अकाउंट। जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस इंडिकेटर में हो सकती थी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ये सभी जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर जितने भी आपके क्वेश्चन इधर उधर आप नोटिस करेंगे इस नेशनल या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वो सिर्फ इस पेज से पूछा जाता है दोस्तों। अब ये रही आपकी यहां तक की बात, पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं यूपीएससी ने आप सभी के लिए एक हिंट छोड़ा है कि इन फ्यूचर उसका दिमाग अगर घूमा, यूपीएससी का दिमाग अगर घूमा तो वो और क्या पूछ सकता है, ये समझने की कोशिश करिए। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए
यहाँ पर ये सब हमारे काम का नहीं है, इसे मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों, अभी एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट आई है। हमारे लिए ये रिपोर्ट काम की नहीं है क्योंकि एक तो जुलाई के एकदम एंड पार्ट में आई है और अगस्त में आपका एग्जाम है, तो ये रिपोर्ट काम की नहीं है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ये आपको ऑलरेडी अलग अलग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो दोबारा कभी भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ों को हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है कि CAPF में अगर पूछा जा सकता है इस बार, तो वो शायद यही होगा। वो क्या है? मेथडोलॉजी। ये मेथडोलॉजी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द कोर ऑफ द MPI इज द एल्कर फॉस्टर मेथडोलॉजी। ये हमने अभी देख लिया था पीछे दोस्तों, AF मेथडोलॉजी, ये इसका कोर है। इतना ही हमारे लिए अभी यहाँ पर काम का है। अब जो काम की चीज़ है दोस्तों वो है ये, इंडिकेटर इज इन इंडियाज नेशनल MPI। अब आपके लिए ये वाला जो दोस्तों पोर्शन है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा काम का है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, उसके इंडिकेटर्स देखें। अभी हमें थोड़ी सी ना कंडीशंस भी समझ लेनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कारण क्या है दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आपके CDS 1 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक जस्ट इंडिकेटर पूछा था और दूसरे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि UPSC ने जस्ट वो आपको हिंट दी है कि भैया ये मैं हो सकता है फ्यूचर में पूछ लूँ, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी ऐसा यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं होगा या फिर किसी ने भी अभी तक उस चीज़ को टच नहीं किया होगा, पर ये आप समय रहते समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वही बेसिक चीज़ें समझाई हुई हैं। डायमेंशन जो आपकी पहली है वो हेल्थ है। हेल्थ में आपकी 3 चीज़ें थी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, द इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ इज अ यूनिक टू इंडियाज नेशनल MPI। ये क्यों यूनिक है? क्योंकि ग्लोबल MPI में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अब हर एक डायमेंशन का यहाँ पर एक डेफिनेशन गिवन है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज़ है। क्या है? जब न्यूट्रिशन की बात होती है तो यहाँ पर चीज़ें डिफाइन की हुई है। न्यूट्रिशन में किस तरीके से आप किसी को इंडिकेट करेंगे कि ये पुअर है या नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या गिवन है, अ हाउसहोल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ एनी चाइल्ड बिटवीन द एज 0 to 59 months और वुमेन बिटवीन एज 15 to 49 years और मैन बिटवीन द एज 15 to 54 years फॉर whom न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज फाउंड टू बी अंडर नरिश्ड। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी बच्चा 0 से 59 मंथ्स का हो, अगर कोई भी महिला 15 से 49 ईयर्स की हो, अगर कोई भी मेल 15 से 54 ईयर्स का हो, वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, तो उसे हम इस कैटेगरी में डिप्राइव्ड कंसीडर करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन के जो हमारा इंडिकेटर है वहां पर हम उसे डिप्राइव्ड कंसीडर करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको तैयार रखनी है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हो सकती है दोस्तों कि ये अंडर नरिश्ड जो है, यहां पर इसका क्या मतलब है, हम अंडर नरिश्ड किसे कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, अ वुमेन और मैन इज कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड इफ द BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो अगर इंसान का बिलो 18.5 किलोग्राम है, यानी कि अगर आपका BMI 18.5 है तो आपको अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ये मतलब है आपका यहां पर अंडर नरिश्ड का। ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट ये याद रखना है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, दूसरा ये है, it is noted that even if a single member of the household is identified as undernourished, the entire household is treated as deprived in nutrition। अगर आपके हाउसहोल्ड में यानी कि आपके घर में अगर एक भी इंसान अगर अंडर नरिश्ड आइडेंटिफाई किया जाता है तो आपका एंटायर हाउसहोल्ड को ट्रीट किया जाएगा डिप्रिवेशन इन न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पकड़िए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। CDS 1 2023 में पूछा है दोस्तों यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द NPI नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय द नीति आयोग, अ हाउसहोल्ड इज कंसीडर्ड डिप्राइव्ड। एक हाउसहोल्ड को कंसीडर किया जाएगा डिप्राइव्ड कब? पहला स्टेटमेंट, अ सिंगल मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड इज आइडेंटिफाइड एज द अंडर नरिश्ड। बिल्कुल सही है। अभी हमने यहां पर देखा कि यदि एक सिंगल मेंबर भी आपका आइडेंटिफाई किया जाता है अंडर नरिश्ड तो एंटायर हाउसहोल्ड को ट्रीट किया जाएगा डिप्राइव्ड इन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहां पर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बॉडी मास इंडेक्स BMI ऑफ अ वुमेन मेंबर बिटवीन 15 to 49 ईयर्स ऑफ द एज इज बिलो 18.5 किलोग्राम। तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर BMI आपका 18.5
जितना या उससे कम रहता है तो आपको यहाँ पर डिप्राइव कंसीडर किया जाएगा। और ये भी हमने अभी इंफॉर्मेशन देखी दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये रही मेंशन, अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पर, अ वुमेन और अ मैन कंसीडर्ड अंडर नरिश्ड इफ द BMI इज बिलो 18.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चन आए हैं। अभी तक यूपीएससी के मैंने जितने भी पेपर देख लिए हैं वहां पर इन स्टेटमेंट पर क्वेश्चन नहीं आता था। अभी जस्ट सिर्फ आपसे इंडिकेटर पूछ लिया जाता था कि भाई कौन सा इंडिकेटर काउंट होता है, कौन सा नहीं होता है, जैसे भी हमने 3 क्वेश्चन देखे। बट ये एक नया टाइप का क्वेश्चन मुझे ऐसा देखने को मिला, जो मेरा मानना है कि आपके पेपर में इस बार CAPF में पूरी पॉसिबिलिटी है और CDS 2 2023 में भी, क्योंकि ये एक नया टाइप का नया फॉर्म का क्वेश्चन निकल के आया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि इसे हम तैयार करें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर होगी और इसे ध्यान में रखते हुए हमें जो दूसरी डेफिनेशन है वो भी तैयार रखनी होंगी। सिर्फ यहाँ पर देखो, मैं आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के हर एग्जाम में आ रहा है और वहाँ पर भी आपके लिए सोर्स को ढूंढने में आप परेशान ना हो। मैं बस जितना यहाँ पर आपको करा दे रहा हूँ, कोशिश यही है कि देखो इनमें से ही चीज़ें आ जाएंगी और नहीं आएंगी तो फिर उसको छोड़ ही दिया जाएगा। बट जितना मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, प्लीज़ उनको आप एग्जाम से पहले तैयार कर लेना, इसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी है। उसके बाद एक ये डेफिनेशन है जहाँ पर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अ हाउस होल्ड इज डिराइव्ड इफ एनी चाइल्ड और adolescent under 18 years of the age has died in the household in the 5-year period preceding the survey। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, ये कहानी टाइप दे रखी है, हमारे लिए इतना काम का वैसे है नहीं। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे हमारे क्या काम की चीज़ है। अब थर्ड है हेल्थ में ही हमारा मैटरनल हेल्थ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अ हाउस होल्ड इज डिप्राइव्ड इफ एनी वुमेन इन द हाउस होल्ड who has given birth in the 5 year preceding the survey has not received at least 4 antenatal care visits for the most recent birth or has not received assistance from the trained and skilled medical personnel during the most recent childbirth। बस इसको डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि यहाँ मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है, क्योंकि यही 2 स्टेटमेंट यहाँ से निकालकर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे कुछ काम करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम एजुकेशन डायमेंशन में। अब एजुकेशन में 2 चीज़ें थी, एक ईयर ऑफ स्कूलिंग था। अब ईयर ऑफ स्कूलिंग में क्या कह रहा है, अ हाउस होल्ड इज डिप्राइव्ड, कब डिप्राइव्ड कहा जाएगा, इफ नॉट इवन 1 मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एज 10 ईयर और ओल्डर हैज कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये एक याद रखना है। उसके बाद स्कूल अटेंडेंस में जब हम देखते हैं, अ हाउस होल्ड इज डिप्राइव्ड इफ एनी स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच ही और शी विल कंप्लीट क्लास 8th। इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा डायमेंशन आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर देखने को मिलेगा, बैंक अकाउंट, जो कि ग्लोबल में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, पहला है कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल के बारे में डेफिनेशन है, इसको प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे एक अच्छी लगी, हो सकता है कल क्वेश्चन आ जाए, इम्प्रूव्ड और सेफ सोर्स ऑफ कुकिंग फ्यूल इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, LPG, नेचुरल गैस और बायोगैस। अब यहाँ पर देखो कुकिंग फ्यूल की बात की गई है कि आपका जो कुकिंग फ्यूल है, एक हाउस होल्ड है, उसे डिप्राइव तब किया जाएगा जब वो प्राइमरी सोर्स के लिए कुकिंग फ्यूल एज अ डंग का इस्तेमाल कर रहा है, एग्रीकल्चर क्रॉप का इस्तेमाल कर रहा है, श्रब, वुड्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब का ना इस्तेमाल करते हुए इंसान को इलेक्ट्रिसिटी या LPG, नेचुरल गैस और बायोगैस का इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही कहा है, a point of importance here is that simply the presence of an improved safe source of cooking fuel in the household is not enough to warrant a not deprived status। कहने का मतलब है दोस्तों, आपने देखा होगा गांव में जनरली अभी भी क्या होता है कि हम एक कनेक्शन तो ले लेते हैं LPG का, बट जो खाना पकाना वो बंद चूल्हे पे ही रहा है। मतलब उनका प्राइमरी सोर्स अभी भी वो डंग और एग्रीकल्चर क्रॉप्स का ही इस्तेमाल करके उसको खाना पकाना है, ना कि जो LPG गैस का कनेक्शन लिया है वो है। तो प्राइमरी सोर्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, द हाउस होल्ड मस्ट ऑल्सो बी यूटिलाइजिंग द इम्प्रूव्ड सेफ सोर्स ऑफ कुकिंग फ्यूल एज देयर प्राइमरी सोर्स। ऐसा नहीं है कि उसको सजाने के लिए घर में रख दिया, उसको प्राइमरी सोर्स की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप डिप्राइव्ड नहीं कहलाएंगे। ये चीज़ हमारी कुकिंग फ्यूल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हो सकता है स्टेटमेंट बन के पूछी जाए। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ जहाँ पर यूपीएससी का देखने का नज़रिया कुछ वहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं।
हमने अभी देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं, इन सभी डायमेंशंस पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इन्हें प्लीज़ कोशिश करिए दिमाग में रखने की। इस वीडियो को भी अगर आप एग्जाम से एक बार पहले देख कर जाएंगे तो भी ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा सैनिटेशन में आप देख लेंगे द हाउस होल्ड हैज़ अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी और इट इज़ इम्प्रूव्ड बट शेयर्ड विद अदर हाउस होल्ड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, भैया ड्रिंकिंग वाटर आपका बढ़िया होना चाहिए, और अगर आसपास भी हो तो वो इतनी डिस्टेंस पे हो कि आप आधे घंटे में लेकर वापस आ जाओ, ठीक है, तो उसे आप डिप्राइव्ड नहीं कहोगे। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो वो भैया आप वहाँ पर भी डिप्राइव्ड हो, ठीक है। एक ये हो गया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये आप पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, भैया बिजली आपके घर में होनी चाहिए, आप अगर नहीं होगी तो भी आप गरीब कहलाओगे। हाउसिंग, एक पक्का मकान आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मिट्टी का या फिर झोपड़ी लकड़ी वगैरह का घर बना लिया तो आप वहाँ पर भी डिप्राइव कहलाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेटर हुआ। उसके बाद ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, अब कुछ ऐसे एसेट्स हैं कि आपके पास या तो रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ट, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर या कोई गाड़ी या ट्रक, कि आपको एक से ज़्यादा एसेट्स को आपके पास होने चाहिए, तब आप यहाँ पर जो डिप्राइव में कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास 2 ऐसे ये जो एसेट्स हैं वो होने चाहिए, और अगर आपके पास इन केस कार या ट्रक है तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पर काउंट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इन्हें एक बार देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। नो हाउस होल्ड मेंबर हैज़ अ बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप डिप्राइव्ड यहाँ पर जो है कंसीडर किए जाएंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको मैंने दिखा दी है। इनको हमने क्यों तैयार किया है मैं फिर बता देता हूँ। आपके CDS 1 2023 में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है, जहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया गया था। अभी तक जनरली सिर्फ इंडिकेटर पर क्वेश्चन आ रहे थे, बट यहाँ पर आप नोटिस करेंगे अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो इन इंडिकेटर्स पर आ रहे थे। अब इन पर भी पूछा जाने लगा है, अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ क्या। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो आपको तैयार होनी चाहिए। इनका जो प्रॉपर PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थोड़ा देर का समय दीजिएगा। आपको कल तक ये जो इम्पोर्टेंट जो सभी इसमें जो की पॉइंट्स हैं हमारे लिए एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी का 1, 2, 3 पेजेस का जो PDF जितना बनेगा वो आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। और उम्मीद है आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। दोस्तों, ये आपके 2023 के कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और CAPF में पूछने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, और CDS 2 2023 में भी ये रिपीट होने के चांसेस पूरा है। तो इसे तैयार कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब हम हमारी एक और नई दूसरी और बेहतर वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, जी जान लगा के मेहनत करें। दोस्तों, यही समय है, या तो इस बार हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे होंगे या फिर वही हम अपने सपनों को फिर से अगले साल के लिए तैयार कर रहे होंगे। तो मैं कहूँगा कि इसी साल में अपने सपनों को पूरा करें। ये जितने भी समय आपके पास बचा है उसमें पूरी जी जान लगा दें, और हमारी तरफ से आपको जो भी मदद चाहिए आप मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर तरीके से हर पॉसिबल वे में आपकी हेल्प करूं। सो थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।